Hello and welcome to Fillerform. I am Alim Akhtar, sociology teacher at Fillerform. So आज हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट करेंगे. सो वेट करते हैं 2 मिनट, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. तो जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है फिलर फॉर्म को, उनके लिए ये अनाउंसमेंट है कि वो रेफरल कोड अलीम10 का इस्तेमाल करें, जिससे उनको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. ऑलरेडी हम लोग यूनिट फर्स्ट कर चुके हैं, यूनिट सेकंड हम लोग का चल रहा है. सो ऑलरेडी कोर्स लेट हो चुका है. जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है उनके लिए अभी टाइम है कि वो ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक. तो सबसे पहले हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसमें रिफ्लेक्सिविटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये देखेंगे. ठीक. रिफ्लेक्सिविटी ये भी यूनिट 2 की ही उससे रिलेटेड ही है. ठीक. तो रिफ्लेक्सिविटी का क्या कॉन्सेप्ट है ये देखेंगे. रिफ्लेक्सिविटी इज द एक्ट ऑफ अ रिसर्चर. तो क्या है? एक एक्ट ऑफ अ रिसर्चर है. रिसर्चर का एक एक्शन है constantly reflecting on the extent to which they themselves are impacting on their research and their finding. तो ये ज्यादातर क्या करता है कि किस तरह से वो खुद जो है अपने रिसर्च और फाइंडिंग में इम्पैक्ट डाल रहे हैं, इस चीज को समझने के लिए है. ठीक. रिफ्लेक्सिविटी इज द एक्ट ऑफ अ रिसर्चर constantly reflecting on the extent to which they themselves are impacting on their research and their finding. मतलब कि वो इतना, मतलब उनका रिफ्लेक्शन, उनका एक्शन जो है वो इतना रिफ्लेक्ट कर रहा है उनके रिसर्च पे कि वो खुद जो है इम्पैक्ट डाल रहे हैं अपनी रिसर्च और अपनी फाइंडिंग. एक इसी को रिफ्लेक्सिविटी कहा जाता है. जैसे कि अगर एक एग्जांपल दूं मैं कि आ, अगर कोई आदमी कास्ट सिस्टम पे स्टडी कर रहा है और वो अपना कुछ ऐसे एक्शन कर रहा है जिसकी वजह से उसके रिसर्च पे उसकी अपनी कास्ट का रिफ्लेक्शन दिख रहा हो, जिसकी वजह से हो सकता है कि रिसर्च की फाइंडिंग या रिसर्च में कुछ इम्पैक्ट हो. तो ऐसे इस तरह से अगर इम्पैक्ट हो रहा है तो इसी को कहा जाता है रिफ्लेक्सिविटी. ठीक. रिफ्लेक्सिविटी एक शोधकर्ता का कार्य है. तो ये क्या है? एक शोधकर्ता का कार्य है जो लगातार इस बात को दर्शाता है कि वह स्वयं अपने शोध और अपने निष्कर्षों पर किस हद तक प्रभाव डाल रहे हैं. ठीक. तो वो अपने शोध या अपने निष्कर्षों पर किस हद तक प्रभाव डाल रहे हैं, ये दर्शाता है कि मतलब कि जो भी शोध करता है उसका कुछ ऐसा कार्य जिसकी वजह से उसके शोध पे, उसके निष्कर्षों पे उसका असर पड़ता हो, उसका प्रभाव पड़ता हो. ठीक. तो ऐसे कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्सिविटी कहा जाता है. Next, some interpretivist and particularly postmodernist. तो कुछ interpretivist या particularly अगर देखा जाए तो postmodernist note that the researcher is not able to be genuinely objective because they are as much a part of society being studied as the subject of the research. ठीक. तो हमने कल भी पढ़ा है कि पोस्ट मॉडर्निस्ट या कुछ इंटरप्रेटिविस्ट ये मानते हैं कि एक रिसर्चर जो है वो पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो नहीं कर सकता, पूरी तरीके से वो ऑब्जेक्टिव नहीं रह सकता, क्योंकि जिस सोसाइटी की, जिस समाज की वो स्टडी कर रहा है, उस समाज या उस सोसाइटी का वो खुद पार्ट है.
ठीक, तब जब वो खुद पार्ट है उस चीज का, तो उस कैसे वो जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अलग कर सकता है अपने रिसर्च से। तो ये पोस्ट मॉडर्निस्ट या कुछ इंटरप्रिटेटिविस्ट ये बिलीव करते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं। ठीक, तो इसीलिए उनकी रिफ्लेक्सिविटी जो है वो झलकती है उनके रिसर्च में। कुछ व्याख्या व्याख्याकार और विशेष रूप से उत्तर आधुनिकतावादी। ठीक, तो कुछ व्याख्याकार या विशेष रूप से अगर देखें तो उत्तर आधुनिकतावादी ये ध्यान देते हैं कि शोधकर्ता वास्तव में वस्तुनिष्ठ नहीं हो पाता। ठीक, वस्तुनिष्ठ नहीं होगा, ये निष्पक्ष नहीं हो पाता, निष्पक्ष नहीं हो पाता है। ठीक, क्यों? क्योंकि जिस समाज की वो स्टडी कर रहा है, जिस समाज का वो अध्ययन कर रहा है, वो खुद उसका जो है हिस्सा है। ठीक, तो जब जिस समाज का वो अध्ययन कर रहा है उसी समाज का वो खुद हिस्सा है, तो किस तरह से वो निष्पक्ष होकर कार्य कर सकता है। ठीक, क्योंकि वो शोध के विषयों के रूप में अध्ययन किए जा रहे समाज का उतना ही हिस्सा है। ठीक, तो जिस विषय के बारे में आप अध्ययन कर रहे हैं या जिन लोगों पे आप अध्ययन कर रहे हैं, आप भी उन्हीं के पार्ट, ठीक, आप भी उन्हीं के हिस्सेदार हैं। तो कैसे आप अपने आप को जो है निष्पक्ष रह के किस तरह से आप शोध कर सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं। As such, the researcher need to consider and acknowledge their own bias and the values that might inform their interpretations and analysis. इस प्रकार शोधकर्ता को अपने स्वयं के पूर्वग्रहों और उन मूल्यों पर विचार करने और स्वीकार करने की आवश्यकता होती है जो उनकी व्याख्याओं और विश्लेषण को सूचित कर सकते हैं। तो ठीक है, ये कह रहे हैं कि आप अलग नहीं कर सकते, आप ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकते, आप पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं हो सकते, लेकिन आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सी मेरी वैल्यूज या कौन से मेरा बायसनेस जो है ऐसा जरूरी है जो इस रिसर्च में कुछ इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकता है या इस रिसर्च में कुछ बेनिफिट दे सकता है। उन्हीं वैल्यूज को या उन्हीं बायसनेस को आप यूज करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक, तो इसमें ये कहते हैं कि शोध करना कर्ता को ये मतलब ये अपने आप को आंकना होगा कि उनके उनके को क्या मूल्य ऐसे हैं जो शोध को अच्छी राह दिखा सकते हैं, मतलब अच्छी शोध बना सकते हैं। ठीक, उसके लिए उनको ये मानना होगा। ठीक, कि उनके कौन से विचार, कौन से मूल्य जो है वो शोध को अच्छी फाइंडिंग दे सकते हैं, अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। ठीक, ऐसे मूल्य या ऐसे विचार को वो यूज करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप अलग नहीं हो सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मैं अपने विचारों को या अपने मूल्यों को इसमें नहीं लगाऊंगा। ठीक, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहले ये कहते हैं इंटरप्रिटेटिविस्ट, यानी कि जो व्याख्याकार होते हैं या उत्तर आधुनिकतावादी होते हैं वो। एथिकल कंसिडरेशन इन सोशोलॉजिकल रिसर्च। तो अब देखते हैं सोशोलॉजिकल रिसर्च में एथिकल कंसिडरेशन क्या क्या होती है। ठीक, समाजशास्त्रीय अनुसंधान में नैतिक विचार कौन कौन से हैं। ठीक, तो ये नैतिक विचार में सबसे पहले देखिए ये रिपीट हुआ है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस मतलब आपके पास ऐसी, मतलब आपके पास ऐसी कंपेटेबिलिटी होनी चाहिए कि मतलब आप जो है आप उस रिसर्च को करने के काबिल हो, मतलब आपके पास ये क्वालिफिकेशन हो कि आप वो रिसर्च कर सकते हो। ठीक, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप एक एथिकल रिसर्च नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो किसी भी सोशोलॉजिकल रिसर्च को एथिकल बनाने के लिए सबसे जरूरी है कि आप जो उस रिसर्च को कर रहा है उसके पास उतनी क्वालिफिकेशन है या नहीं है। ठीक, क्योंकि अगर एक प्रोफेशनल नहीं है तो वो रिसर्च में गड़बड़ी कर सकता है। ठीक, पेशेवर संगतता मतलब कि जो उस रिसर्च को कर रहा है, जो शोध को कर रहा है, वो इस काबिल है कि नहीं कि वो शोध को कर सकता है या नहीं, ये जरूरी है। ठीक, अगर वो ऐसा नहीं है तो वो शोध में कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर करेगा। इंटेग्रिटी, दूसरा क्या है, इंटेग्रिटी होना बहुत जरूरी है, अखंडता होना बहुत जरूरी है। ठीक, प्रोफेशनल एंड साइंटिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोफेशनल और साइंटिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक, एक एथिकल, एथिकल कहते हैं जो सही तरीका हो किसी रिसर्च को करने का। पेशेवर और वैज्ञानिक जिम्मेदारी होना बहुत जरूरी है।
रिस्पेक्ट फॉर पीपल्स राइट, और पीपल्स के राइट की रिस्पेक्ट करना है आपको। ठीक, ऐसा नहीं है कि आप जो है जिसके ऊपर जो आपका रिस्पोंडेंट है उसके सारे राइट्स का उल्लंघन आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। उनके जो राइट्स हैं उनको उनकी आपको रिस्पेक्ट करना होगा, लोगों के अधिकारों की रिस्पेक्ट करना होगा, लोगों के गरिमा और विविधता का सम्मान करना होगा। तो लोगों के राइट्स, डिग्निटी और डाइवर्सिटी को आपको रिस्पेक्ट करना है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होना चाहिए। ठीक, सोशली आप रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, तभी आप एक इथिकल रिसर्च कर सकते हैं। सामाजिक तौर पे आप एक जिम्मेदार नागरिक हों, तभी आप अच्छी सोच जो है वो कर सकते हैं। अब देख लेते हैं एक एक करके ये क्या है। तो सबसे पहले आता है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, पेशेवर क्षमता। तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस यानी कि क्या क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए शोध करने के लिए या रिसर्च करने के लिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। एथिकल कॉम्पिटेंस इज अ फंडामेंटल क्वालिफिकेशन और कैपेसिटी that healthcare professional need in daily practice to identify the ethical dimension inherent in their decision making। तो अगर आप हेल्थ केयर पर्सनल की बात करते हैं, तो हेल्थ केयर में जो भी रिसर्च होती है उसके लिए जरूरी है कि जो रिसर्च कर रहा है उसकी क्वालिफिकेशन उतनी है कि नहीं। ऐसा नहीं कि कोई भी जाके ऑपरेशन कर रहा है और वहां पे रिसर्च करना शुरू कर दे रहा है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। तो इसी तरह सोशल साइंस में भी ये चीजें अप्लाई होती हैं कि जब आप रिसर्च करने जा रहे हैं, फील्ड पे आप जब रिसर्च करने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि क्या आप उसके कैपेबल हैं या नहीं, या आपके पास वैसी क्वालिफिकेशन है या नहीं। ठीक, नैतिक क्षमता एक मौलिक योग्यता का क्षमता है जो स्वास्थ्य पेशेवरों को अपने निर्णय लेने के निहित नैतिक आयामों की पहचान करने के लिए दैनिक अभ्यास में चाहिए। तो जैसे कि एक डॉक्टर को किसी भी चीज का निर्णय लेने के लिए उसके पास एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एक जो है क्या कहेंगे उसको, मौलिक योग्यता होनी चाहिए। ठीक, तो और दूसरी चीज क्या जरूरी है इसमें, दूसरी इसी तरह अगर हम समाज शास्त्र की बात करें तो समाज शास्त्र में जो सोसाइटी यानी कि समाज की जो स्टडी आप करेंगे, उस समाज की स्टडी करने से पहले आपको अपने आप को आंकना होगा कि क्या आप उसकी क्षमता रखते हैं या नहीं, क्या आपके पास उतनी योग्यता है या नहीं। ठीक, ऐसा नहीं कि कोई भी जाके रिसर्च करने लग रहा है, तो वो एथिकल रिसर्च नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट था इंटेग्रिटी। अब इंटेग्रिटी का क्या मतलब है, अखंडता का क्या मतलब है। द यूज ऑफ ऑनेस्ट एंड वेरिफिएबल मेथड इज प्रोपोजल। ठीक, तो आप एक ऑनेस्ट और वेरिफिएबल मेथड ही यूज करेंगे। ठीक, इन प्रपोजिंग, परफॉर्मिंग एंड इवेलुएटिंग रिसर्च। ठीक, रिसर्च प्रपोज करने में मतलब कि जब आप कह रहे हैं कि आप किस टॉपिक पे रिसर्च करने जा रहे हैं या किस विषय पे आप रिसर्च करने जा रहे हैं, अब जब रिसर्च आप परफॉर्म कर रहे हैं या जब इवेलुएट करके रिजल्ट दे रहे हैं, तो उस वक्त आपको ऑनेस्ट होना रहेगा और ऐसे मेथड यूज करना होगा जो वेरिफिएबल हो। अनुसंधान के प्रस्ताव, प्रदर्शन और मूल्यांकन में ईमानदारी और सत्यापन योग्य तरीकों का उपयोग करना। ठीक, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं किसमें, अखंडता में। Reporting research result with particular attention to adherence to rule, regulation, guidelines and following commonly accepted professional code of norms। तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी गाइडलाइंस बताई गई हैं, उन सबको आपको फॉलो करना होगा जब आप रिसर्च को रिपोर्ट करने जा रहे हैं। ठीक, और जो भी प्रोफेशनल के कोड एंड नॉर्म्स होते हैं उन सबको फॉलो करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। ठीक, ये इंटेग्रिटी में आ जाता है। नियमों, विनियमों, दिशा निर्देशों और के पालन पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ शोध परिणामों की रिपोर्टिंग करना, आमतौर पर स्वीकृत पेशेवर कोड या मानदंडों का पालन करना। तो जो भी नियम है, जो भी दिशा निर्देश दिए हुए हैं, जो भी नियम बताए गए हैं, उन सब का पालन करना, और एक रिसर्चर होने के नाते आपको जो भी उसके मानदंड या कोड बताए गए हैं उसको स्वीकृत करना जरूरी होता है। ठीक, तो ये इंटीग्रिटी में आ जाता है। प्रोफेशनल एंड साइंटिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, पेशेवर और वैज्ञानिक जिम्मेदारी क्या होती है। प्रोफेशनल एंड साइंटिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी
इज इम्पॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो ये क्लिनिकल साइकोलॉजी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ठीक। नैदानिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यवसायिक और वैज्ञानिक उत्तरदायित्व महत्वपूर्ण है। ठीक। In regard to professional responsibility, this means maintaining high ethical standard। तो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि आप एक रिसर्च करने जा रहे हैं, तो ऐसा एज अ रिसर्चर कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मतलब कि आप एथिकल स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं या नहीं। ठीक। एंड मेकिंग श्योर दैट क्लाइंट इन्फॉर्मेशन इज नॉट ब्रीच। और जो है जो जो भी आप रिस्पोंडेंट की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो आपको श्योर करना होगा कि उसका गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ठीक, उसका उल्लंघन नहीं हो रहा है। पेशेवर जिम्मेदारी के संबंध में इसका अर्थ है उच्च नैतिक मानकों को बनाए रखना। तो इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उच्च मानकों को बनाए रखना और ये सुनिश्चित करना कि जो भी आपने जानकारी इकट्ठा की है, ग्राहकों मतलब ये है कि जो भी आपके रिसर्च में, आपके शोध में जो भी पार्ट ले रहा है वो, ठीक, तो उसके जो भी जानकारी आपने इकट्ठा किया है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जिस काम के लिए आपने वो जानकारी ली है उसी काम के लिए आप यूज करें। किसी और को वो जानकारी अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो ये जो है एक तरह का उल्लंघन है। ठीक। रिस्पेक्ट फॉर पीपल्स राइट, डिग्निटी एंड डाइवर्सिटी। लोगों के अधिकारों, गरिमा और विविधता का सम्मान, इसमें क्या चीजें आ जाती हैं? रिसर्च शुड रिस्पेक्ट द डिग्निटी एंड राइट ऑफ ह्यूमन रिसर्च पार्टिसिपेंट। तो जो भी ह्यूमन रिसर्च पार्टिसिपेंट हैं उनकी जो डिग्निटी है या उनके जो राइट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करना एक रिसर्चर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप कनेक्टेड ईदर विद द रिसर्च, या कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप जो आपके रिसर्च से कनेक्टेड है उसकी रिस्पेक्ट, उसके राइट, उसकी डिग्निटी की हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी। ठीक। अनुसंधान को मानव अनुसंधान प्रतिभागियों की गरिमा। तो जो मानव अनुसंधान अनुसंधान प्रतिभागी हैं उनकी गरिमा, उनके अधिकारों का सम्मान करना जरूरी है। ठीक। और अनुसंधान से जुड़े व्यक्तियों का समूह, या जो भी आपके अनुसंधान से जुड़े जो भी व्यक्ति या समूह हैं उन सब की रिस्पेक्ट करना, उन सब का सम्मान करना जरूरी है। ठीक। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एज अ रिसर्चर? आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सामाजिक जिम्मेदारी क्या है एज अ रिसर्चर? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी implies obligations to help the public address। ठीक। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किससे रिलेटेड है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी implies obligation to help the public address the implication of research। सामाजिक उत्तरदायित्व का तात्पर्य अनुसंधान के निहितार्थों को संबोधित करना। तो जो पब्लिक एड्रेस है उनकी हेल्प करना सबसे ज्यादा जरूरी है, द इम्प्लीकेशन ऑफ रिसर्च। ठीक। पब्लिक को एड्रेस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। सामाजिक उत्तरदायित्व का तात्पर्य अनुसंधान के निहितार्थों को संबोधित करने में जनता की मदद करने की दायित्व से है। एक तो आपको जनता की मदद करना जरूरी है, ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पॉलिटिक्स इन सोशल रिसर्च। अब देखते हैं सोशल रिसर्च में पॉलिटिक्स क्या होती है, क्योंकि सोशल रिसर्च जो होती है वो ज्यादातर सोसाइटी से रिलेटेड होती है और पॉलिटिक्स जो है वो सोसाइटी का एक पार्ट है। तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी तरीके से पॉलिटिक्स जो है वो सोशल रिसर्च पर असर डालती होगी। ठीक। पॉलिटिक्स इज एन इथिकल मैटर। तो पॉलिटिक्स क्या है? एक इथिकल मैटर है। इथिकल मतलब कि जहाँ पे आप देखते हैं कि क्या चीज नैतिक है, क्या चीज अनैतिक है, मतलब कि क्या चीज सही है, क्या गलत है। जब वो चीज आप देखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या चीज सही है। तो पॉलिटिक्स जो है वो क्या है? एक एथिकल मैटर है। इन द ब्रॉडेस्ट सेंस, अगर बहुत ब्रॉडेस्ट सेंस में अगर देखें तो क्या है? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। तो एक क्लियर डिफरेंस है बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, बट द ethical principles appropriate for individual action no longer suffice। ठीक। तो व्यापक अर्थों में राजनीतिक एक नैतिक मामला है, सही और गलत के बीच अंतर है, लेकिन व्यक्तिगत कार्रवाई के लिए उपयुक्त नैतिक सिद्धांत अब पर्याप्त नहीं। ठीक। तो ये जो एथिकल पैराडिगम है, ये एथिकल प्रिंसिपल जो है वो आज के लिए जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। ठीक। रीडिंग सोशल साइंस रिसर्च। तो
एथिकल मैटर मतलब पॉलिटिक्स कैसे असर कर रही है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। पॉलिटिक्स इन सोशल रिसर्च, सामाजिक अनुसंधान में राजनीति, बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आप नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि वो पॉलिटिक्स के खिलाफ होती है। ठीक, तो ये सारी चीजें जो है ज्यादातर इथिकल चीजों पे पॉलिटिक्स का असर होता है। ठीक, तो नेक्स्ट हम देखेंगे रीडिंग सोशल साइंस रिसर्च। जब आप सोशल साइंस रिसर्च को रीड करते हैं तो किस तरह से रीड करेंगे। कोई भी रिसर्च को अगर आपको रीड करना हो, जैसे आपको एक किसी की रिसर्च पढ़ना हो, ठीक, तो उस रिसर्च को पढ़ते वक्त आप किस तरह से रीड करेंगे, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। जो भी नेट जेआरएफ के बाद पीएचडी करना चाह रहे हैं उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि वो ये समझ सकें कि किसी का रिसर्च अगर आपको पढ़ना हो तो किस तरह से पढ़ेंगे उसको। ठीक, तो वही हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सोशल साइंस रिसर्च स्टडीज आर डिजाइन टू बी कंसल्टेड रिफर्ड टू। ठीक, तो सोशल साइंस रिसर्च स्टडीज जो है वो क्या है, डिजाइन टू बी कंसल्टेड और रिफर टू, मतलब उसको कंसल्ट करना या रिफर करना, ये सारी चीजों से रिलेटेड होता है। सामाजिक विज्ञान अनुसंधान अध्ययनों को परामर्श के लिए डिजाइन किया गया है जिसे संदर्भित किया गया है। ठीक, the only person who actually read every word of social science research report are the author themselves। तो सिर्फ ऑथर ही ऐसा है जो एक एक लाइन एक एक वर्ड पढ़ता है किसी भी रिसर्च का। ठीक, तो जो जिसने वो रिसर्च किया होगा वही उसके वर्ड बाय वर्ड उसको जो है वर्ड बाय वर्ड पढ़ा होगा। बाकी कोई भी उसको वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ता है। ठीक, तो वो कैसे पढ़ता है वही हम लोग देखेंगे। सामाजिक विज्ञान अनुसंधान रिपोर्ट के प्रत्येक शब्द को वास्तव में पढ़ने वाले एकमात्र व्यक्ति स्वयं लेखक होते हैं। तो लेखक के अलावा कोई भी उसको शब्द शब्द बाय शब्द नहीं पढ़ता है। ठीक, मतलब कि हर एक शब्द जो है वो कभी भी कोई दूसरा नहीं पढ़ता है, सिर्फ लेखक ही ऐसा है जो सारे शब्द को पढ़ता है। बाकी सब लोग एक तरीका इस्तेमाल करते हैं कि किस तरह से सोशल रिसर्च को या सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को पढ़ा जाता है। ठीक, everybody else dips into the article to extract the specific information they need। तो हर कोई ये चाहता है कि जो भी उसको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए वो मिल जाए, और वही सारी चीजें पढ़ना चाहता है जो जिससे उसको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो मिल रही। हर कोई उस विशिष्ट जानकारी को निकालने के लिए लेख में डुबकी लगाता है जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है। तो वो ऐसे पेज को या ऐसे पार्ट्स को ही पढ़ेगा जिसकी उसको जरूरत हो। ठीक, सारे चीजों को नहीं पढ़ेगा। सोशल साइंसेज इज रिटन इन अ वेरी रिजिड स्ट्रक्चर। तो सोशल साइंसेज जो है वो किस तरह से वेरी रिजिड स्ट्रक्चर में लिखी जाती हैं टू हेल्प पीपल फाइंड व्हाट दे नीड विद द लीस्ट वर्क। ताकि मतलब जिसको जिस चीज की जरूरत है वो बहुत कम मेहनत से ही वो चीजें पा जाए जिसकी उसको जरूरत है। मतलब कि जो रिसर्च होती हैं वो इस तरह से लिखी जाती हैं कि आपको जिस चीज की जरूरत है उसको आप आसानी से पा सकें उस रिसर्च में। ठीक, सामाजिक विज्ञान काफी कठोर संरचना में लिखा जाता है ताकि लोगों को ये पता लगने में मदद मिल सके कि उन्हें कम से कम मेहनत के साथ क्या चाहिए। तो क्या चाहिए वो कम से कम मेहनत के साथ उसको मिल जाए। इस तरह से जो सामाजिक विज्ञान होता है उसकी संरचना कठोर संरचना की जाती है। ठीक, सामाजिक विज्ञान में जो भी शोध होती है उसको जो लिखा जाता है वो इस तरह से लिखा जाता है कि कम से कम मेहनत में उसको जो चाहिए वो मिल जाए। हेयर हाउ रिसर्च रिपोर्ट आर ऑर्गेनाइज। अब हम देखेंगे कि किस तरह से रिसर्च रिपोर्ट को ऑर्गेनाइज किया जाता है, क्योंकि जैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा वैसे हम लोग उसको स्टडी करते हैं। यहाँ बताया गया है कि शोध रिपोर्ट कैसे व्यवस्थित की जाती है। ठीक, तो कैसे व्यवस्थित की जाती है कि आपको बहुत आसानी से सारी चीजें मिल जाती हैं जिसकी आपको जरूरत होती है। तो सबसे पहले आता है एब्स्ट्रैक्ट। कभी भी आप कोई भी रिसर्च उठा के देख लें उसमें जो सबसे पहला चैप्टर होगा वो क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट का होगा। सबसे पहले ही एब्स्ट्रैक्ट बताया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट क्या है, एक तरह की कंप्लीट समरी होती है पूरे रिसर्च की। तो पूरे रिसर्च में क्या बताया गया उसकी पूरी कंप्लीट समरी होती है। ठीक, दिस इज अ कंप्लीट समरी ऑफ द स्टडी इट प्रपोजेस एंड मेन रिजल्ट। ठीक, और इसका मेन रिजल्ट जो भी मेन रिजल्ट है वो या जो भी मतलब उसने स्टडी प्रपोज की है उस सबका जो है एब्स्ट्रैक्ट में एक समरी लिखी लिखी हुई होती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट
को ही पढ़ते हैं, रीड इट फर्स्ट। सबसे पहले हम लोग एब्स्ट्रैक्ट को ही पढ़ते हैं। ठीक, ये अध्ययन इसके उद्देश्यों और मुख्य परिणामों का एक संपूर्ण सारांश है। तो जो उद्देश्य और जो मुख्य परिणाम होते हैं किसी भी अध्ययन के या किसी भी शोध के, उसको सार में ही लिखा जाता है। ठीक, संपूर्ण सारांश उसी का होता है जिसको सार कहा जाता है, और इसको सबसे पहले पढ़ा जाना जरूरी है। ठीक, दूसरे पार्ट में क्या आता है, दूसरे में इंट्रोडक्शन आता है। दूसरा चैप्टर जो होता है वो इंट्रोडक्शन का होता है। अब इंट्रोडक्शन में क्या बताया होता है, दिस गिव्स एन ओवरव्यू ऑफ द की इशूज। तो जो भी इशू हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी क्वेश्चन हैं, उन सब का एक ओवरव्यू बताता है इंट्रोडक्शन। इट में आल्सो गिव अ ब्रीफ प्रीव्यू ऑफ व्हाट अर्लियर रिसर्च हैज शोन अबाउट द की इशूज, and it may gives a 1 or 2 sentence indication of what the current study found or expect to find and what it matters। ठीक, तो इंट्रोडक्शन में ये सारी चीजें बताई होती हैं कि हमको क्या रिसर्च करने जाना है, क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज हैं, क्या क्वेश्चन है, इन ये सब चीजें बताना होता है। और उसके साथ साथ ये भी बताना होता है कि इससे पहले इस इशू से रिलेटेड कितनी स्टडीज हो चुकी हैं और उनकी फाइंडिंग क्या थी, और उनकी फाइंडिंग जो थी उसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि आप क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा फाइंड आउट करेंगे तभी तो फायदा है, नहीं तो फिर जो रिसर्च हो गई उसको दोबारा करने की क्या जरूरत है। ठीक, तो आप क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं या आपका क्या तरीका होगा उसको फाइंड आउट करने का, तो ये सारी चीजें आप इंट्रोडक्शन में बताते हैं। ठीक, परिचय, ये प्रमुख मुद्दे, समस्या या प्रश्न का अवलोकन देता है। ठीक, तो जो प्रमुख मुद्दे हैं, समस्या है या प्रश्न है, उसका अवलोकन देता है। ये इस बात का संक्षिप्त पूर्वावलोकन भी दे सकता है कि प्रमुख मुद्दे के बारे में पहले के शोध ने क्या दिखाया। तो ये भी बताता है कि पहले जो इस मुद्दे से रिलेटेड जो भी शोध हुई है उनकी क्या फाइंडिंग थी, उनका क्या रिजल्ट था। और ये कि एक या दो वाक्य का संकेत दे सकता है कि वर्तमान अध्ययन में क्या पाया गया है। ठीक, और ये भी एक दो वाक्य में आप बता देते हैं कि आप क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, या आप जो है जो भी आपने रिसर्च की है आपने क्या पाया, पहले की रिसर्च में क्या पाया गया था और आपने क्या पाया है, ये सब बताना जरूरी होता है। या क्या खोजने की उम्मीद रखते हैं आप और ये क्यों मायने रखता है, और जो भी आप रिसर्च करना चाहते हैं और जो भी आप शोध करना चाहते हैं उसका माने क्या है, मतलब उस रिसर्च को करने का फायदा क्या है, ये भी बताना जरूरी होता है परिचय में। ठीक, नेक्स्ट आता है लिटरेचर रिव्यू, साहित्य समीक्षा। दिस सेक्शन समराइज, ये तीसरे नंबर पे आता है। दिस सेक्शन समराइजेज द स्टेट ऑफ नॉलेज अबाउट द की इशूज। ठीक, तो ये किस चीज का है, स्टेट ऑफ नॉलेज अबाउट द की इशूज, मतलब कि जो भी आपके इशू हैं, जो भी आपने प्रॉब्लम चूज किया है स्टडी करने के लिए, उससे रिलेटेड अभी तक की क्या नॉलेज अवेलेबल है, इन सब के बारे में लिटरेचर रिव्यू में बताया जाता है। ठीक, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपका टॉपिक है, उससे रिलेटेड कितने रिसर्च बताए जा चुके हैं अभी तक। ठीक, इस बारे में आपको बताना होता है। ठीक, उससे रिलेटेड कितनी कितनी नॉलेज अवेलेबल है। ठीक, उस चीज को इसमें समराइज किया जाता है लिटरेचर रिव्यू वाले चैप्टर में। साहित्य समीक्षा क्या है, ये खंड प्रमुख मुद्दे के बारे में ज्ञान की स्थिति का सार प्रस्तुत करता है। मतलब कि ये क्या है, एक ऐसा पार्ट है जो ये बताता है कि आपका जो प्रॉब्लम है, आपका जो टॉपिक है, जो मुद्दा है, ठीक, उससे रिलेटेड अभी तक कितना ज्ञान मतलब फाइंड आउट हो चुका है, और आप मतलब उसके बाद जो है आप क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो जो फाइंड आउट हो चुका है उन सब के बारे में जो आप लिखते हैं वो साहित्य समीक्षा में ही लिखते हैं। ठीक, मतलब उससे रिलेटेड क्या साहित्य अवेलेबल है उन सबको आप लिखते हैं। फर्स्ट, identifies the main field or discipline that have conducted research, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है कि आप किस सब्जेक्ट से रिसर्च करना चाहते हैं, किस डिसिप्लिन में रिसर्च करना चाहते हैं, सोशोलॉजी में, साइकोलॉजी में या हिस्ट्री में। एंड द स्पेशलिटी एरिया वेयर द वर्क वाज डन, और आपका क्या स्पेशलिटी एरिया है, मीडिया है, स्टडीज है, कल्चरल स्टडीज है, क्या है, ये सब चीजें आपको पहले डिसाइड करना होगा। फिर उससे रिलेटेड आपको लिटरेचर फाइंड आउट होता है। ठीक,
जैसे जो भी रिसर्च पेपर या रिसर्च जो भी अवेलेबल होती हैं, उसमें सारी चीज़ें बताई होती हैं कि क्या टॉपिक है और किस डिसिप्लिन की। तो पता चला अगर आप जो है एक लिटरेचर रिव्यू उठा रहे हैं, आप रिसर्च करना चाह रहे हैं हिस्ट्री में, लेकिन आप जो है सोशियोलॉजी के रिसर्च लिटरेचर रिव्यू उठा के देख रहे हैं, तो ये हो सकता है आपके लिए इर्रेलेवेंट हो। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आप किस डिसिप्लिन में रिसर्च कर रहे हैं और उससे रिलेटेड ये लिटरेचर है या नहीं है, तभी आप उस लिटरेचर को पढ़ेंगे। ठीक। सबसे पहले उन मुख्य क्षेत्रों या विषयों की पहचान करता है जिन्होंने शोध किया है, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास और विशेष क्षेत्र जहाँ काम किया गया था, मीडिया अध्ययन, सांस्कृतिक अध्ययन आदि। तो पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आप किस विषय में जो है शोध करना चाहते हैं और आपका क्या विशेष क्षेत्र होगा। मीडिया होगा या मीडिया अध्ययन होगा या सांस्कृतिक अध्ययन होगा, क्या होगा। ठीक। उसके बाद आप देखेंगे कि जो आपके पास साहित्य अवेलेबल है, वो साहित्य आपके शोध से रिलेटेड है या नहीं, तभी आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। With that big picture, the so-called literature review then walked through the main studies, citing and summarizing each one and indicating what it has contributed to the understanding of key issues. उस बड़ी तस्वीर के साथ तथाकथित रोशनी समीक्षा फिर मुख्य अध्ययनों के माध्यम से चलती है, प्रत्येक का हवाला देते हुए और सारांशित करती है और ये इंगित करती है कि प्रमुख मुद्दे की समझ में इसका क्या योगदान है। तो जब आप भी लिटरेचर रिव्यू करते हैं, जब भी आप जो है साहित्य समीक्षा करते हैं, तो आप देखते हैं कि जो भी स्टडीज हो चुकी हैं, जो भी अध्ययन हो चुके हैं, उन्होंने क्या समराइज किया, क्या फाइंडिंग पाई। ठीक। और उन्होंने जो आपके इशूज हैं, जो आपके मुद्दे हैं, उससे रिलेटेड क्या फाइंडिंग की या क्या अंडरस्टैंडिंग उससे रिलेटेड हुई, ये सारी चीजें आप बताने की कोशिश करते हैं लिटरेचर रिव्यू। Usually the researcher construct this section rhetorically to justify the particular study they are reporting। ठीक। आमतौर पर शोधकर्ता इस खंड का निर्माण अलंकृत रूप से करते हैं, जिस विशेष अध्ययन की वे रिपोर्ट कर रहे हैं उसे सही ठहराने के लिए। तो आप जब लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो किस लिए करते हैं, ताकि आपने जो टॉपिक लिया है, जो आपने जो मतलब रिपोर्टिंग की है, उसको जस्टिफाई करने के लिए। ठीक। उसको जस्टिफाई करने के लिए आप जो है लिटरेचर रिव्यू वाला सेक्शन रखते हैं। साहित्य समीक्षा वाला सेक्शन आप किस लिए रखते हैं, ताकि आपने जो रिपोर्टिंग की है उसको सही ठहराने के लिए आप ऐसा काम करते हैं। वॉच फॉर सिग्नल्स ऑफ द ऑथर्स इंटेंशन। ठीक। लेखकों के इरादों के संकेतों के लिए देखें। तो अब जब आप लिटरेचर रिव्यू देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो रिसर्चर है वो क्या करना चाह रहा है, इस रिसर्च में रिसर्चर क्या करना चाह रहा है। तो ये आपको देखना होगा कि रिसर्चर क्या करना चाह रहा है और उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू देखना होता है। मेथड्स, चौथा आता है मेथड्स। मेथड में क्या चीजें आती हैं, जो हम मेथडोलॉजी वाला पार्ट देखते हैं वही मेथड है। ठीक। दिस सेक्शन एक्सप्लेन यूजुअली इन excruciating details exactly what procedure the researcher followed step by step। तो सारी मेथडोलॉजी इसमें बताई जाती है कि क्या प्रोसेस जो है रिसर्चर ने फॉलो किया है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताई जाती हैं कि किस तरह से रिसर्च की गई। ठीक। हाँ, तो वही है ना, सारा स्टेप बाय स्टेप हम लोग बता रहे हैं कि कैसे पहले आप एब्स्ट्रैक्ट लिखने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद उसका इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं, उससे रिलेटेड जो भी आप रिसर्च करना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी लिटरेचर अवेलेबल है उसको पहले आप पढ़ते हैं, उसका एक चैप्टर लिखते हैं लिटरेचर रिव्यू के नाम से। फिर आप मेथडोलॉजी लिखेंगे कि किस किस तरह से आप रिसर्च करेंगे, क्या प्रोसीजर रहा आपका। ये सारी चीजें मेथड वाले सेक्शन में आ जाती हैं। एक स्टेप बाय स्टेप आप बताए होते हैं उसमें रिसर्च मेथोलॉजी वाले सेक्शन में कि किस किस तरह से आपने रिसर्च किया है, किस तरह से डाटा कलेक्शन किया है और किस तरह से मतलब डाटा एनालिसिस किया है, कौन सा मेथड यूज किया है। ठीक। तो ये सारी चीजें आप एक्सप्लेन करते हैं उसमें।
ये खंड बताता है आमतौर पर कष्टदायी विस्तार में वास्तव में शोधकर्ताओं ने किन प्रक्रियाओं का पालन किया है चरण दर चरण। मतलब कि चरण दर चरण आपको ये बताना होता है कि जो भी शोध करता है उसने कौन कौन सी प्रक्रिया का पालन किया है, उसको एक वन बाय वन बताना होता है। ठीक, तो क्या तरीका आपने इस्तेमाल किया और क्या क्या मतलब विस्तार से सारी चीजें बताना होता है। किस तरह से आपने पूरी रिसर्च की, किस तरह से डाटा कलेक्शन किया, किस तरह से उसको एनालाइज किया, क्या मेथड्स यूज किया, ये सारी चीजें जो है तरीके में आ जाती है। ठीक, समटाइम्स एडजस्टमेंट मस्ट बी मेड मिड स्ट्रीम एंड दे आर रिपोर्टेड एज वेल। अब आपने पहले बता दिया कि हमको इस तरह से रिसर्च करना है। ठीक, हो सकता है बीच में आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़े। ठीक, जैसे कि आपने मतलब हो सकता है आपने बोला हो कि जो है मैं मतलब क्वेश्चनायर के जरिए जो है मतलब डाटा कलेक्शन करूंगा, लेकिन आपको किसी वजह से शेड्यूल का इस्तेमाल इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ठीक, तो आपको वहां पे एडजस्टमेंट करने की इजाजत तो है, लेकिन आपको रिपोर्ट करना होगा उस चीज को कि आप जो है यहाँ पे ये चीज की चेंजिंग कर रहे हैं। व्हाट द रिसर्चर हैव रिटन इज द मेथड सेक्शन, नॉट द मेथडोलॉजी। ठीक, what the researcher have written in the method section, not the methodology। ठीक, तो क्या रिसर्च मतलब जो रिसर्चर है उसने क्या लिखा है मेथड सेक्शन में, मेथडोलॉजी में क्या लिखा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो मेथड वाले सेक्शन में क्या लिखा है इससे मतलब होता है। और वहां पे उसको मेंशन करना होगा कि उसने क्या चेंजिंग किया है। ठीक, कभी कभी समायोजन मध्य प्रवाह में किए जाने चाहिए और उन्हें रिपोर्ट भी किया जाना चाहिए। ठीक, तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट आप करते हैं, लेकिन उसको रिपोर्ट करना होगा कहाँ पे, शोधकर्ता ने जो लिखा है अपने विधि खंड में उसको रिपोर्ट करना जरूरी होगा। ठीक, कार्यप्रणाली में नहीं बल्कि विधि खंड में रिपोर्ट करना जरूरी होता है। मेथडोलॉजी इज द स्कॉलरली स्टडी ऑफ रिसर्च टेक्निक। ठीक, कार्यप्रणाली अनुसंधान तकनीकियों का तकनीकों का विद्वतापूर्ण अध्ययन है। ठीक, नेक्स्ट सेक्शन जो आता है वो रिजल्ट का आता है। आपने रिसर्च कर लिया, टेक्नोलॉजी मेथड्स बता दिया कैसे कैसे है, अब उस मेथड का आपने इस्तेमाल कर लिया, फिर आपका रिजल्ट क्या आता है वो आप लिखते हैं। परिणाम क्या आता है आपके रिसर्च का, आपके शोध का परिणाम क्या आता है। इन दिस सेक्शन द ऑथर रिपोर्ट्स व्हाट दे फाउंड। तो क्या उसको मिला, उसको उसकी क्या फाइंडिंग थी, वो सारी चीजें आकर इसमें लिखता है। इट मे बी ब्रोकन इनटू सब सेक्शन, इसको सब सेक्शन में भी बांटा जा सकता है। ठीक, अलग अलग पार्ट्स में बांटा जा सकता है कि इससे रिलेटेड हमको ये फाइंडिंग मिली, फिर अलग अलग इशू लेकर इससे रिलेटेड हमको ये फाइंडिंग मिली, टू डील विद वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द की इशूज। ठीक, तो जो आपका की इशूज है उसके अलग अलग एस्पेक्ट को लिखने के लिए हो सकता है आपको रिजल्ट को सेक्शन में डिवाइड करना पड़े। ठीक, इस खंड में लेखक रिपोर्ट करते हैं कि उन्होंने क्या पाया। ठीक, प्रमुख मुद्दे के विभिन्न पहलुओं से निपटने के लिए इसे उपखंडों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक, तो जो प्रमुख मुद्दे हैं उसको उसके विभिन्न पहलुओं को बताने के लिए जो है आप हो सकता है आपका जो परिणाम है उसको अलग अलग खंड में बता सकते हैं। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि आपने रिजल्ट नाम दे दिया उसके बाद लिखते जा रहे हैं। हो सकता है कि आपके मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट हों, तो उन सारे एस्पेक्ट का एक अलग अलग खंड बनाना भी जरूरी होता है। ठीक, ताकि कोई भी रिसर्चर कोई भी अगर उसको पढ़े तो उसको समझ में आ जाए कि कहाँ से कौन सा एस्पेक्ट को रिपोर्ट किया गया है। ठीक, द सीक्रेट टू दिस सेक्शन इज टू लुक एट द डाटा फर्स्ट। ठीक, तो इसमें सीक्रेट क्या है कि सबसे पहले आपको डाटा देखना होगा जब आप इस सेक्शन को पढ़ रहे हो। ठीक, तो आप एक एज अ रीडर समझने की कोशिश कर रहे हैं ना कि रिसर्च को कैसे पढ़ा जाए। तो एज अ रीडर सबसे पहले आपको देखना होगा उसके डाटा को। सबसे पहले डाटा देखेंगे तभी आप उसकी फाइंडिंग को देखेंगे। जब आप फाइंडिंग को देखेंगे पहले देखेंगे, डाटा को नहीं देखेंगे, तो हो सकता है फाइंडिंग उसमें थोड़ा सा गलती हो, लेकिन डाटा और पहले डाटा अगर आप देखते हैं उसके बाद फाइंडिंग देखते हैं तो कुछ थोड़ा बहुत आपको समझ में भी आता है उससे। द टेबल्स एंड चार्ट, तो डाटा किस में लिखा होता है, जो टेबल्स होते हैं, जो चार्ट्स होते हैं इन क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड द कोटेशन आर द अदर डॉक्यूमेंटेशन फॉर क्वालिटेटिव रिसर्च। तो
तो अगर क्वांटिटेटिव रिसर्च है तो आपको सबसे पहले टेबल या चार्ट देखने होंगे। अगर क्वालिटेटिव रिसर्च हैं तो जो कोटेशंस हैं या दूसरे डॉक्यूमेंटेशन हैं उन सारी चीज़ों को देखना ज़रूरी होता है। इस खंड का रहस्य पहले डेटा को देखना होता है। मात्रात्मक शोध में टेबल और चार्ट और गुणात्मक शोध के लिए कोटेशंस या अन्य दस्तावेजों को देखना होता है। ठीक, तो ये समझ में आ गया कि किस तरह से रिसर्च को पढ़ा जाता है। ठीक, टेबल्स एंड कोटेशन आर इजी टू फाइंड एंड स्कैन। तो टेबल्स एंड कोटेशन को आप आसानी से पा सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। ठीक, स्टडी देम थर्ड, तो ये तीसरे नंबर पे आपको पढ़ना होता है। ठीक, उनको तीसरे नंबर पे पढ़ना होता है। और लास्ट में आता है डिस्कशन, बहस। ठीक, दिस सेक्शन एक्सप्लेन्स व्हाट द रिजल्ट मीन। ठीक, इस सेक्शन में ये बताया जाता है कि रिजल्ट का मतलब क्या है। इट में आल्सो टॉक्स अबाउट प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स के बारे में भी बता सकता है। दैट इमर्ज आर थिंग द स्टडी लेफ्ट अनक्लियर, या इस सेक्शन में पहले तो आपका जो रिजल्ट आया है उसका मतलब क्या है, या क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई इस रिसर्च को करते वक्त, ये भी बताया जा सकता है। या क्या गलतियां रिसर्चर से हुई, या कौन से चीज़ें जो है रिसर्चर से छूट गई पढ़ने के लिए, ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। यूजुअली प्रेजेंटेड एज क्वेश्चन द स्टडी रेसेस। ठीक, ज़्यादातर इसमें प्रेजेंट किया जाता है कि जो भी आपने स्टडी किया है उससे क्या क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। ठीक, ये खंड बताता है कि परिणामों का क्या मतलब है। ये उन समस्याओं के बारे में भी बात करता है जो उभर कर सामने आई, मतलब कि रिसर्च करते वक्त कौन कौन सी समस्याएं आई, या मतलब जो भी आपकी फाइंडिंग थी उससे क्या समस्या सामने आई, ये सब चीजें इसमें डिस्कस की जाती हैं। या उन चीजों को अध्ययन ने स्पष्ट छोड़ दिया है। ठीक, तो जो भी अध्ययन कर रहा है उसने जिन चीजों को छोड़ दिया है उसको भी इसमें मेंशन किया जाता है। आमतौर पर अध्ययन द्वारा उठाए गए प्रश्नों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, तो जो भी अध्ययन हुए हैं उससे उससे निकलकर क्या प्रश्न सामने आ रहे हैं उन सबको इसमें लिखा जाता है बहस वाले सेक्शन में। इट ट्राइज टू आइडेंटिफाई एंड पॉसिबली जस्टिफाई वीकनेस इन द स्टडी। तो जो वीकनेस है उस स्टडी में, मैंने बताया ना क्या प्रॉब्लम्स आई हैं या रिसर्चर से क्या छूट गया पढ़ने के लिए, तो ये वीकनेस है। ठीक, तो यहाँ पे जो है पॉसिबली और जस्टिफाई किया जाता है जो भी वीकनेस थी स्टडी में उन सब चीज़ों को। ठीक, ये अध्ययन में कमजोरियों की पहचान करने और संभवतः उचित ठहराने की कोशिश करता है। तो ये इसमें क्या होता है, इस सेक्शन में ज़्यादातर जो रिसर्चर होता है वो अपनी कमजोरी को जस्टिफाई करता है और ये कोशिश करता है कि उसकी जो कमजोरियां थी वो होनी चाहिए थी, मतलब वो जस्टिफाइएबल है, मतलब वो उस अपनी कमजोरी को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है कि जो मेरी कमजोरी थी इस रिसर्च में वो होनी चाहिए थी और वो ज़रूरी था होना। ठीक, तो मतलब एक तरह से अपना बचाव करता है इसमें, ये समझ लीजिए। नेक्स्ट आता है कंक्लूजन, सबसे लास्ट में जो आता है वो आता है कंक्लूजन, निष्कर्ष। ऑथर समटाइम्स फ्यूज दिस फाइनल सेक्शन विद द डिस्कशन सेक्शन। ठीक, तो कभी कभी जो ऑथर है वो क्या करता है, डिस्कशन सेक्शन में ही कंक्लूजन लिख देता है। इट कंटेन्स सम स्टेटमेंट इंडिकेटिंग व्हाई द रिजल्ट आर इम्पोर्टेंट एंड द स्टडी वर्थ अटेंशन। ठीक, तो ये जो है बहुत सारी चीजें ऐसी बताता है, बहुत सारे स्टेटमेंट इसमें ऐसे होते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि रिजल्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, जो भी रिजल्ट आया वो जरूरी क्यों है। लेखक कभी कभी इस अंतिम खंड को चर्चा खंड के साथ जोड़ते हैं, तो बहस वाले खंड के साथ जोड़ देते हैं कभी कभी लेखक जो है इसको। इसमें कुछ कथन शामिल हैं जो इंगित करते हैं कि परिणाम क्यों महत्वपूर्ण है और अध्ययन ध्यान देने योग्य है या नहीं, जो भी स्टडी है उसको ध्यान देना जरूरी है या नहीं, या जो भी रिजल्ट आया है वो इम्पोर्टेंट है या नहीं, ये सब बताने की कोशिश की जाती है निष्कर्ष वाले सेक्शन में, यानी कि कंक्लूजन वाले सेक्शन में। यूजुअली द ऑथर आल्सो मेक रिकमेंडेशन फॉर फर्दर रिसर्च। तो यहाँ पे कंक्लूजन वाले सेक्शन में जो है ऑथर फर्दर रिसर्च के लिए रिकमेंडेशन भी देता है कि इस टॉपिक पे और भी रिसर्च हो सकती है, बेस्ड ऑन व्हाट दे फाउंड, जो उनको मिला है उसी के बेस पे, एंड व्हाट क्वेश्चन एंड वीकनेस
रिमेन, ठीक, और क्या क्वेश्चन या वीकनेस रह गई हैं ये बताने की कोशिश करता है कि आगे भी इस टॉपिक पे रिसर्च हो सकती है। तो इसको दूसरे नंबर पे देखना है, ठीक। तो इसको दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे आपको क्या देखना होता है, एब्स्ट्रैक्ट देखना होता है। दूसरे नंबर पे जो कंक्लूजन है वो देखना होता है, और तीसरे नंबर पे आपको देखना होता है, कहाँ गया, ये ये कौन सा सेक्शन है, रिजल्ट वाला सेक्शन। तो पहले आप एब्स्ट्रैक्ट, फिर उसके बाद जो है कंक्लूजन, फिर लास्ट में आप रिजल्ट वाला सेक्शन देखते हैं थर्ड नंबर पे। ठीक। आमतौर पर लेखक आगे के शोध के लिए सिफारिशें भी करता है, मतलब कि आगे शोध हो सकती है कि नहीं इस विषय पर, इसकी भी, इसको भी बताता है, इस आधार पर कि उन्होंने क्या पाया और क्या प्रश्न या कमजोरियां रह गई हैं, ताकि मतलब आगे कोई अगर उस टॉपिक पे रिसर्च करना चाह रहा है तो वो कर सके। टॉपिक तो आप अपने हिसाब से ही चूज कर सकते हैं, क्योंकि जो भी रिसर्च करना चाह रहा है उसको पहले से ही इस चीज का पता होता है कि वो किस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहे। ठीक, एक इंटरेस्ट होता है, तो आपका इंटरेस्ट क्या है वो आप पे ही डिपेंड करता है। ठीक। तो कभी कभी जब आप स्टडी करते हैं तो कुछ चीजें ऐसी आपकी माइंड में होती हैं जो लगता है कि हाँ इस पे मुझको जो है रिसर्च करना चाहिए। ठीक। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, आमतौर पे आपका इंटरेस्ट क्या है उसी से रिलेटेड टॉपिक्स हों तो ज्यादा बेहतर होता है। वंस यू हैव रीड द एब्स्ट्रैक्ट, जब आप एब्स्ट्रैक्ट पढ़ चुके हों, लुक एट द कंक्लूजन, यहाँ पे पूरा बताया गया है। ठीक। तो सबसे पहले आपको एब्स्ट्रैक्ट देखना होता है, फिर कंक्लूजन पे, उसके बाद एंड स्टडी द डाटा टेबल्स एंड कोटेशन, उसके बाद रिजल्ट देखना होता है। यू विल नो मोस्ट ऑफ व्हाट द स्टडी हैज टू ऑफर। तो आप जो है स्टडी के सारे कंक्लूजन के बारे में, पूरी स्टडी में क्या बताया गया है वो आप जान सकेंगे। ठीक। सोशोलॉजी पर बेस्ट टॉपिक, बहुत सी टॉपिक बेस्ट हैं। एक सोशोलॉजी में तो बहुत सारी टॉपिक बेस्ट है, क्योंकि सोशोलॉजी ऐसी है जो मतलब आपको, अगर सोशोलॉजी में इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी स्टडी कर सकते हैं, आप पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से स्टडी कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें सोशोलॉजी में। तो आप बेस्ट टॉपिक तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं उसमें, तो कोई बेस्ट नहीं बता सकता इसमें। आपका इंटरेस्ट क्या है उससे रिलेटेड बेस्ट हो सकता है। ठीक। जैसे आपका अगर कास्ट सिस्टम पे कोई इंटरेस्ट है तो अब कास्ट में कौन सी टॉपिक बेस्ट हो सकती है ये हो सकता है। ठीक। या विमेंस पे आपको स्टडी करना है तो उसमें कौन सी टॉपिक बेस्ट हो सकती है। तो ये सारी चीजें वो है, लेकिन आपको आपका पहले इंटरेस्ट क्या है ये पता होगा तभी कोई बेस्ट बता सकता है। एक बार जब आप सार को पढ़ लेते हैं तो निष्कर्ष को देखना होता है, और फिर डेटा को, यानी कि जो रिजल्ट आया, जो परिणाम आया उसको देखना होता है। इससे आपको पता चल जाएगा कि इस पूरे अध्ययन में क्या बताया गया है। ठीक। You will also know whether it deserve more attention based on your particular need। तो अगर आपको लगता है कि जो इस रिसर्च पेपर में या जो रिसर्च है उसमें कोई ऐसी चीज बताई गई है जो आपकी जरूरत की है, तो आप थोड़ा उसको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक। नहीं तो आप उसको छोड़ देते हैं। आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी विशेष आवश्यकता के आधार पर यह अधिक ध्यान देने योग्य है या नहीं, मतलब आपको जिस चीज की जरूरत थी, अगर वही चीज उसमें मिल रही है तो आप उसको और ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे पहली बार पढ़ा है वैसे नहीं, फिर से थोड़ा और ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक। फॉलो योर नीड टू एग्जामिन द रेस्ट ऑफ द स्टडी, और अपने नीड के अकॉर्डिंग जो है आप पूरी स्टडी को करते हैं। आपकी क्या ज़रूरतें हैं उस हिसाब से फिर उस पूरे पेपर को, पूरे रिसर्च को आप पढ़ने की कोशिश करते हैं। इफ यू आर स्टिल ट्राइंग टू गेट एन आइडिया ऑफ द स्टेट ऑफ नॉलेज ऑन द की इशू, स्कैन थ्रू द लिटरेचर। अगर जो है
जो इशू है उससे रिलेटेड आपको और भी ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने की ज़रूरत है, तो आपको लिटरेचर रिव्यू वाला सेक्शन पढ़ना ज़रूरी है। ठीक, यदि आप अभी भी प्रमुख मुद्दे पर ज्ञान की स्थिति का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो लिटरेचर यानी कि जो साहित्य साहित्य समीक्षा के माध्यम साहित्य समीक्षा के माध्यम से स्कैन करें, मतलब कि साहित्य समीक्षा करें, समीक्षा वाला जो पार्ट है उसको आप पढ़ने की कोशिश करें, तो आपको उससे रिलेटेड जो आपका इशू है उससे रिलेटेड आपको नॉलेज मिल जाएगी। हाँ, बेस्ट है, अच्छी टॉपिक है, कर सकते हैं इस पे। If you think the method would be useful for some project you are working on, look at that in as much detail as necessary. अगर आपको लगता है कि मतलब हाँ, जो भी आपको ज़रूरत है उससे रिलेटेड इसमें मेथड्स या जो भी प्रोजेक्ट हैं उससे रिलेटेड आपको अच्छी चीज़ें, यूज़फुल चीज़ें मिल सकती हैं, तो और भी डिटेल में पढ़ना ज़रूरी होगा। ठीक, अगर आपको लगता है कि ये तरीका किसी ऐसे प्रोजेक्ट के लिए उपयोगी होगा जिस पर आप काम कर रहे हैं, तो इसे जितना आवश्यक हो उतना विस्तार से देखें। ठीक, तो ये पूरा बताया गया है कि किस तरह से रीड करना है आपको रिसर्च को। तो और डिटेल में कर सकते हैं। आपने तो डिजर्टेशन दिया होगा एमए में, पीएचडी तो नहीं किया होगा उस टॉपिक पे। Whatever you really need to know, it will be there in roughly the order outlined here. ठीक, आपको वास्तव में जो कुछ भी जानने की आवश्यकता है वो मोटे तौर पर यहाँ बताए गए क्रम से होगा। ठीक, जो भी आप जानने की कोशिश करते हैं, तो जो भी तरीके यहाँ पे बताए गए हैं उस तरीके से आप जान सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, और भी कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। हाँ, तो इस टॉपिक पे आप रिसर्च कर सकते हैं, तो पीएचडी की टॉपिक के लिए अच्छा टॉपिक है ये, कर सकते हैं। डिजर्टेशन में हम बहुत डिटेल में नहीं स्टडी करते हैं, ठीक है। पीएचडी और डिजर्टेशन में बहुत फर्क होता है। और भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। हाँ, एक अनाउंसमेंट है कि कल से जो क्लासेस हैं, क्योंकि कोर्स कंप्लीट करना है इसीलिए कल से 2 आवर की क्लासेस होंगी। और ये जो क्लास होगी वो 3 PM टू 5 PM है। लिटरेचर कम हो तो उससे मतलब नहीं होता है। लिटरेचर कम हो तो जितना लिटरेचर अवेलेबल है उतना आप उसमें रखेंगे, बाकी और भी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। लिटरेचर रिव्यू में बस इतना आपको बताना होता है कि अभी तक क्या फाइंड आउट हो चुका है और आप क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, बस। तो जितना अवेलेबल है उतना आप लिखिए। अच्छा, 5 MCQs डेली, ये कर सकते हैं, ठीक है, देखते हैं ये।
जो टॉपिक करें उसी से रिलेटेड 5 एमसीक्यूज कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ट सजेशन है ये। नहीं, 8 बजे से नहीं, 3 से 5 होगी। क्योंकि आपका फर्स्ट पेपर भी 7 से 8 होता है, फिर 8 से 9 क्लास होती है, 9 से फिर आपका फर्स्ट पेपर स्टार्ट हो जाता है। तो इस बीच में टाइम नहीं है। टाइम जो है वो 3 से 5 ही है, तो इसीलिए 3 से 5 तक है। क्योंकि जो लोग फर्स्ट पेपर लिए हैं उनके लिए दिक्कत हो जाएगी अगर दूसरा टाइम रखा जाए तो। कि अगर आप कहें तो सुबह का कोई टाइम ले रख सकते हैं हम लोग, 10 बजे के बाद। जिस टाइम पे फर्स्ट पेपर की क्लास ना होती। मॉर्निंग में कितने टाइम ये बताइए? मॉर्निंग में मतलब किस टाइम रख सकते हैं? 10 बजे शायद फर्स्ट पेपर की क्लास है। देखते हैं, कल बात करते हैं हम लोग। आप बाकी आप टेलीग्राम पे मैसेज करके बता सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है तो। टेलीग्राम वाले चैनल पे आप बता दीजिएगा, अगर टाइमिंग का इशू होगा तो हम लोग कर लेंगे उसको एडजस्ट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके ठीक है, आप लोग टेलीग्राम चैनल पे बता दीजिएगा, वहां पे देख लेंगे हम लोग क्या इशू आ रहा है।